नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हैं जो कि ऑफिशियली आपके सिलेबस में जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अभी जो है वो पिछले कल अलाइड सर्विसेज का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, मेंस का रिजल्ट अभी आया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगी और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन जो है वो कैंडिडेट्स की हो जाएगी। अब जिनकी भी यहाँ पर सिलेक्शन हुई है उन सभी को ऑल दी बेस्ट और उन सभी को जो है वो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन भी, क्योंकि पेपर की फितरत देखो ये होती है कि कुछ एक कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, बाकी को जो है वो बाहर जाना पड़ेगा, अगले एग्जाम के लिए तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी और इसको स्वीकार भी करना पड़ता है। इन चीज़ों को आप नहीं भी नकार सकते और इन चीज़ों को स्वीकार कर कर यहाँ से सीख कर आगे बढ़ना भी पड़ता है। मैंने बताया था पिछले कल भी, आपको एक स्टोरी बताई थी मैंने 1-2 दिन पहले की, जो व्हाट्सएप के मालिक थे, व्हाट्सएप के जो फाउंडर हैं, उनके द्वारा जो है वो फेसबुक में भी उससे पहले अप्लाई किया गया था, ट्विटर में भी जॉब के लिए अप्लाई किया गया था, कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली, परंतु बाद में चलकर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि वो जो है वो खुद की एक अपनी अलग से जो है वो एक जो है वो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ बनाते हैं, व्हाट्सएप जिसको बोलते हैं। और व्हाट्सएप आप देखते हैं आज किसी के पास फेसबुक हो ना हो, ट्विटर हो ना हो, उनके पास व्हाट्सएप जो है वो ज़रूर होता है। तो इस तरह से लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी मिलती रहती हैं, कभी भी जो है वो निराश नहीं होना है इस तरह के फेलियर से, क्योंकि यहाँ से ही सीखकर इंसान ने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो निरंतर कोशिश करते रहिए, और चाहे वो हमारा टेस्ट सीरीज का कोई एस्पिरेंट था, चाहे वो मिशन एलाइड का कोई एस्पिरेंट था, जो भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट और होपफुली कि अभी आपकी फाइनल सिलेक्शन भी जल्दी ही जो है वो हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलते हैं द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ G8 कंट्रीज इज नाउ G7 ऑफ कंट्रीज, G7 ऑफ कंट्रीज विच ग्रुप हैज़ बीन लेफ्ट आउट। तो बोलते हैं कि ये जो G7 कंट्रीज आप देखते हैं ये पहले G8 भी हुआ करती थी, अब ये G7 जो है वो बन गई है, परंतु बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने छोड़ दिया तब ये G7 जो था वो बना, पहले ये G8 जो था वो हुआ करता था। तो बात ऐसी है कि पहले ये जो G8 हुआ करता था, फिर एक कंट्री है जिसका नाम रशिया है, रशिया इसको छोड़ देता है और रशिया छोड़ देता है तो ये G7 जो है वो बन जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को जो है वो मिलेगा। क्या क्या सीखने को मिलेगा? पहले तो पता चलेगा कि G8 की मेंबर कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी है। दूसरा, यहाँ से ये भी पता चलेगा कि क्यों इसके द्वारा जो है वो G8 के रशिया के द्वारा G8 को छोड़ा गया था, फिर ये G7 जो है वो बन गया। अब पूरी बात इस तरह से की थी, जब G7 बनाने की बात आती है तो इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस टाइम ऑयल के क्राइसिस कुछ चले हुए थे 1973 में। तो 1975 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको जो है वो क्या बोलते हैं, जिसको G7 जो है वो बोला जाता है। इसके बाद रशिया जो है वो उसको रशिया की जो एंट्री होती है वो होती है 1997 में। 1997 में रशिया इसको ज्वाइन कर लेता है, परंतु बाद में चलकर रशिया क्या करता है, यूक्रेन का एक रीजन हुआ करता था क्रीमिया के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्रीमिया के ऊपर जब ये आक्रमण करता है तो इसको जो है वो G8 से जो है वो निकाल दिया जाता है और G8 G7 बन जाता है। 2014 में क्रीमिया के ऊपर आक्रमण रशिया ने किया था और 2014 में रशिया को निकाल दिया गया था। अब इसको निकाल दिया गया यहाँ से, तो अब 7 कंट्रीज जो हैं वो G7 में आती हैं। ये 7 कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, एक ट्रिक बताता हूँ। जापान यहाँ पर आता है, USA यहाँ पर आता है, इटली यहाँ पर आता है, कनाडा यहाँ पर आता है। ई स्टैंड फॉर इंग्लैंड, आप UK इसको बोलेंगे। ये हो गया जूस के साथ आपको विद लगा लेंगे और GF इनके गर्लफ्रेंड ये बन जाएगा। G स्टैंड फॉर जर्मनी, F स्टैंड फॉर फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज इसके मेंबर आती हैं। अपना जो भारत है, भारत जो है वो G7 का मेंबर नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि भारत G7 का मेंबर जो है वो नहीं है। G7 के जो मेंबर हैं उनके बारे में आपको पता चल गया, कब ये बना था, रशिया ने कब ज्वाइन किया था, रशिया ने कब छोड़ दिया, क्या रीज़न रहा कि रशिया को ये छोड़ना पड़ा या फिर रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया, ये सब आपको पता यहाँ से चलता है। इसके जो ट्रिक है वो भी याद रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर नगुलत्रम इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं नगुलत्रम निम्नलिखित में से किस देश की जो है वो आधिकारिक जो है वो मुद्रा है। प्रोनाउंसिएशन आप इस करेंसी की अपने हिसाब से देख लेना। हम ये कंट्री जानते हैं कि किस कंट्री की जो है ये करेंसी है, तो भूटान की जो है ये करेंसी है। भूटान की ये नगुलत्रम कर जो है वो करेंसी जो है वो आती है। भूटान की जो कैपिटल आती है वो क्या आती है, थिम्पू जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो आती है। थिम्पू इसकी कैपिटल आती है। अब थिम्पू इसकी कैपिटल है, इसकी करेंसी के बारे में आपको पता चल गया। भूटान इंडिया के मैप पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के 4 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। लगभग 699 किलोमीटर बाउंड्री इसके साथ शेयर की जाती है। ये जो हमारे पास 4 अलग अलग कंट्रीज आती हैं, ये कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन से इंडिया के स्टेट आते हैं जो भूटान के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री। एक सिक्किम आता है, एक यहाँ पर वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल आता है, एक यहाँ पर असम आप देख रहे हैं, ये आता है, एक आप अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं।
ये जो सिक्किम है इसकी कैपिटल गंगटोक में आती है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल यहाँ पर कोलकाता में है, असम की कैपिटल यहाँ पर दिसपुर में है और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल यहाँ पर ईटानगर में है। तो इन 4 आपने स्टेट्स का नाम ध्यान रखना है। इन 4 स्टेट्स के अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि कितना किलोमीटर, लगभग 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। भूटान की कैपिटल जो है वो थिम्पू में जो है वो भूटान की कैपिटल जो है वो आती है। तो इतना यहाँ से याद रह जाएगा, बिल्कुल इजीली यहाँ से याद रह जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं है। ये बड़ी ही आसान चीज़ें हैं याद रखने के लिए। पिछले कल तो हमने बांग्लादेश का भी जाना था, म्यांमार का भी जाना था, परंतु अभी आपने भूटान के बारे में ये सिंपल सा जो है वो ध्यान रख लिया। चलो भूटान जान लिया। भूटान के बाद हम आगे जो है वो यहाँ पर बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़े हम उससे पहले यहाँ पर मालदीव्स दिया गया है। मालदीव्स की कैपिटल कहाँ पर आती है? मेल जो है वो इसकी कैपिटल आती है। मालदीव्स की जो करेंसी आती है वो रुफिया, मैंने आपको बताया है, रुफिया इसकी करेंसी जो है वो आती है। यहाँ पर म्यांमार दिया गया है। म्यांमार की जो कैपिटल है वो नेफ्यूदवा आती है और कयात इसकी करेंसी जो है वो आती है। करेंसी कयात इंपॉर्टेंट है। नेपाल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। काठमांडू जो है वो इसकी काठमांडू जो है उसकी कैपिटल है और नेपाल की जो करेंसी आती है वो नेपालीज रूपी कर जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो ये 4 ऑप्शंस भी आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। तो बोलते हैं किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी जो है वो बोला जाता है। अगर हम क्रेडल ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं, मानव जाति का जो पालना है वो किसको बोलते हैं? मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका को जो है वो बोला जाता है। अफ्रीका को, चलो ठीक है कि मानव जाति का पालना जो है वो बोला जाता है, परंतु अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट भी जो है वो बोलते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट बोलने के अलावा इसको सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड भी बोलते हैं कि इन टर्म ऑफ एरिया ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आता है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आता है वो हमारे पास एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में आता है। हमारे पास लगभग 54 कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका आता है उसमें लगभग 54 कंट्रीज जो है वो आती हैं और अपना जो एशिया है उसमें 48 कंट्रीज जो है वो आती हैं। यूरोप में जो है वो 44 कंट्रीज जो है वो आती हैं। अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया बात करते हैं तो इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो हमारे पास ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो सबसे बड़ा तो आपको अफ्रीका पता, सबसे बड़ा तो आपको एशिया पता चल ही गया, उसके बाद अफ्रीका आपको पता चल गया। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हमारे पास सबसे बड़ा जो सबसे छोटा जो है वो आता है। ऑस्ट्रेलिया हमारे पास जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो आता है। ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है। और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ऑब्वियसली आपको पता होगा एशिया कॉन्टिनेंट में जो है वो इंडिया आता है। ये तो पता ही होगा, ये कभी भी गलत नहीं आपका हो सकता। चलो ये सब आपने यहाँ से याद रख लिया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल फायर ऑन द माउंटेन। तो फायर ऑन द माउंटेन कर एक नोवेल आता है। बोलते हैं इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? इसके ऑथर का नाम आपने ध्यान रखना है कि अनीता देसाई जो है वो इसके ऑथर है। अनीता देसाई के द्वारा ये फायर ऑन द माउंटेन जो है वो लिखा गया है। फायर ऑन द माउंटेन किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा जो है वो लिखा गया है। कुछ एक और नोवेल मैं आपको बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। कुछ और नोवेल जैसे कि हमने पिछले कल, अगर आपको ध्यान हो, जो हमने पढ़ा था उत्तीर्ण सीरीज में, हमने पढ़ा था यहाँ पर हर्ट लैम्प नोवेल जो है वो इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया गया है 2025 का। और हर्ट लैम्प कर ये जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये भानु मुश्ताक का जो है वो जो भानु मुश्ताक जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी मिला है उनका जो है ये नोवेल है। अब एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि टॉम्ब ऑफ सैंड ये भी एक नोवेल है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये नोवेल जो है वो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है और इसको 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से जो था वो नवाजा गया था। 2022 में इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था। हर्ट लैम्प का आपको पता चल गया। हमारे पास ऐसी किताबें भी जो है वो आती हैं। किताबों के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कौन सी किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। किताबों में माई ट्रूथ कर एक किताब आती है जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री भी भारत की रह चुकी है। एक हम दास कैपिटल कर मैं हर बार ही आपको बता रहा हूँ कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये लिखी गई है, दास कैपिटल कर। और एक आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो द रेड साड़ी कर भी एक किताब जो है वो आती है जो कि जेबियर मोरो के द्वारा जो है वो लिखी गई है। गोदान कर एक किताब आती है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, गोदान ग्रंथ कर। और आई डेयर एज आई सी कर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई किताब है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। और
क्लियर लाइट ऑफ द स्काई ये अनीता देसाई के द्वारा ही लिखी गई है। क्लियर लाइट ऑफ द स्काई ये अनीता देसाई की दूसरी एक किताब जो है वो आती है, ठीक है। और गॉड्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कर अरुणा दत्ती रॉय के द्वारा लिखी गई किताब है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुणा दत्ती रॉय के द्वारा लिखी गई है। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री एस जयशंकर जी, उनके द्वारा भी किताब लिखी गई है। उनके द्वारा जो है वो कौन किताब जो है वो लिखी गई है, उनके द्वारा किताब लिखी गई है भाई भारत मैटर कर किताब एस जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई किताब है। तो ये किताबें आपने याद रखनी है। अलग अलग टाइम पर मैं आपको अलग अलग एडिशंस में किताबें बताता रहता हूँ, वो याद हमेशा रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब देखिए, आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के जो एचपीआरसी के आने वाले एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको भी अपना नाम ऐसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिले। जैसे एलाइड सर्विस का रिजल्ट अभी आया, बाकी रिजल्ट आते रहते हैं, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे, स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, चीज़ों को रिवाइज भी अच्छे से करेंगे, और टेस्ट इन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जो आपके पास फ्री टाइम है वहाँ से टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से मिलेगी, चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। अभी तो चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ आप पेपर के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज भी अच्छे से कर पाएंगे। 3-4 बार जब रिवीजन अच्छे से होगा तो पेपर में हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। चीज़ें जब भूलेंगी नहीं आपको, तो क्वेश्चन भी सही होंगे और उनके साथ आप आगे बढ़कर जो है वो अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। एग्जाम में जहाँ पर पास होने की जरूरत होगी वहाँ पर पास तो होंगे ही होंगे, रैंक भी अच्छा आएगा। मैटर आपके ऊपर करता है कि आप चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर बढ़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चाइना लीज्ड हांगकांग टू ब्रिटेन फॉर 99 ईयर्स इन, कि चीन के द्वारा हांगकांग को 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन को पट्टे पर दे दिया गया था। कब ये दिया गया था? तो ये 1898 में दे दिया गया था। ये लीज पर देने वाला क्या फंडा है? देखो, आप देखते हो कि सानन परियोजना बनाई गई थी, उस टाइम जो है वो ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, तो अंग्रेजों ने कैसे सांठ-गांठ करवाकर जो था वो सानन परियोजना को पंजाब को जो था वो लीज पर दे दिया गया था। उसके बाद पंजाब का विभाजन होता है, हिमाचल प्रदेश अलग से बन जाता है। अब 1925 में जो था वो उसको लीज पर दे दिया गया था, लगभग 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया गया था। अभी 2024 में चलकर वो लीज समाप्त हो जाती है, तब वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। अब हिमाचल बोलता है कि भाई हमारी ज़मीन पर वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, हमें चाहिए। पंजाब बोलता है कितने सालों से भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हमें दे दो। तो वो डिस्प्यूट वैसे हो जाते हैं। ब्रिटेन का और हांगकांग का भी वैसा ही चक्कर है। चाइना ने जो था वो लीज पर दे दिया था 99 ईयर्स के लिए। अब लीज पर 99 ईयर्स के लिए 1898 में दिया गया था। 1997 में ये लीज जो था वो समाप्त हो गई। लीज जब समाप्त हो गई तो क्या हुआ? लीज समाप्त होने के बाद जो था वो जो ब्रिटेन था उसने चाइना को उसको हैंड ओवर कर दिया गया। अब चाइना ने कंट्रोल तो अपना ही रखा, 1 स्टेट 2 सिस्टम कर जो था वो चाइना ने वहां पर पॉलिसी चला दी कि हमारी 1 कंट्री तो एक ही रहेगी, 1 कंट्री 2 सिस्टम कर कंट्री एक ही रहेगी, सिस्टम अलग होगा। हांगकांग का जो चलता आ रहा है वही होगा, परंतु कंट्रोल हमारा ही रहेगा। कैसे न कैसे कर उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश हमेशा ही करता रहता है। तो वो चक्कर जो है वो वहां पर रहता है। बस इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज उज्जैन। तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है? उज्जैन एक शहर है और ये कौन सी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है? ये शिप्रा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। तो ये शिप्रा नदी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके किनारे जो है वो उज्जैन है। यहाँ पर सरयू भी दिया गया है। सरयू के किनारे जो है वो अयोध्या शहर जो है वो बसा हुआ है। चंबल यहाँ पर दिया गया है, तो चंबल के किनारे कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे कोटा शहर जो है वो बसा हुआ है। यहाँ पर कोसी नदी जो है वो दिया गया है। कोसी नदी के किनारे कोई स्पेसिफिक शहर तो नहीं बसा हुआ है, परंतु फिर भी एक पूर्णिया सिटी आती है। पूर्णिया सिटी जो है वो कोसी नदी के किनारे जो है वो बसी हुई है। अब कोसी के बारे में एक और बात आप रखेंगे कि कोसी नदी जो है वो गंगा के साथ जाकर आगे मिलती है। तो गंगा के साथ यहाँ कहाँ पर मिलती है? गंगा के साथ ये कुरसैलिया नामक स्थान पर जो है वो मिलती है। और कोसी जो है, कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी जो है वो बोलते हैं। तो सौरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? वो कोसी को बोलते हैं। हमारे पास अलग अलग सिटीज जो है वो आते हैं, जैसे कि हमारे पास हिमाचल की सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी जब दिल्ली में पहुंचती है तो दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। सूरत आता है, सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे जो है वो अहमदाबाद शहर जो है वो बसा हुआ है। हमारे पास जो है वो वाराणसी आता है, वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार भी गंगा
गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज जहाँ पर कुंभ भी हुआ था, प्रयागराज में 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम उसको बोलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आकर वहाँ पर मिलती हैं। नासिक शहर आता है, नासिक सिटी आती है, गोदावरी नदी जो है वो उसके किनारे बहती है। लखनऊ के किनारे जो है गोमती नदी जो है वो बहती है। और हैदराबाद के किनारे जो है वो मूसी नदी जो है वो बहती है। और उसी तरह गंगा का पता है आपको, पटना जो है, पटना जो सिटी है बिहार वाली, वो भी गंगा नदी के किनारे जो है वो बसी हुई है। गंगा नदी के किनारे तो वाराणसी, हरिद्वार भी जो है वो आ जाता है। और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो इतना सब यहाँ से आप नदियों के बारे में जो है वो नोट करके रखना। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं। यहाँ से इतना काफ़ी हो गया जो आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रूमटेक मोनेस्ट्री। तो रूमटेक मोनेस्ट्री बोलते हैं कौन से स्थान पर जो है वो आती है। अब बोलते हैं मोनेस्ट्रीज भी हमारे पास आती हैं, अपने हिमाचल में भी जो है बहुत सारी मोनेस्ट्रीज जो है वो आती है। ये रूमटेक मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। रूमटेक मोनेस्ट्री जो है ये जो है वो रूमटेक मोनेस्ट्री जो है वो आती है सिक्किम में, सिक्किम गंगटोक में जो है ये आती है। सिक्किम की कैपिटल आपने उस टाइम देखी थी। मोनेस्ट्री जो है ये वहाँ पर जो है वो आती है। अब हम मोनेस्ट्रीज की बात करते हैं तो हिमाचल में ताबो मोनेस्ट्री जो है वो आती है। ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल में आती है। इसको जो है वो अजंता ऑफ हिमाचल भी जो है वो बोलते हैं, अजंता ऑफ हिमालय इसको बेसिकली जो है वो बोला जाता है। हमारे पास ऐसे ही हेमिस मोनेस्ट्री भी जो है वो आती है। हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो हमारे पास कहाँ पर आती है। हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख में जो है वो आती है। और इस मोनेस्ट्री के बारे में स्पेसिफिक रूप से जो है वो मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है फिर एग्जाम में। हमारे पास इस ऐसे ही जो है वो हमारे पास जो है वो एक तवांग मोनेस्ट्री भी जो है वो आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो स्थित है। वैसे ही हमारे पास जो है वो गुम मोनेस्ट्री भी आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस मोनेस्ट्री को। ये गुम मोनेस्ट्री भी आती है। ये कहाँ पर जो है वो आती है। ये गुम मोनेस्ट्री का आपने ध्यान रखना है कि ये वेस्ट बंगाल में जो है वो आती है। हमारे पास ऐसे ही शंकर मोनेस्ट्री आती है। ये लेह लद्दाख में ही जो है वो आती है। एक माथो मोनेस्ट्री जो है वो आती है। तो माथो मोनेस्ट्री जो है ये लेह लद्दाख में आती है और इंडस रिवर के किनारे जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है रूमटेक मोनेस्ट्री जो कि आपने क्लियर कर ली है यहाँ से, ये सिक्किम गंगटोक में जो है वो आती है। तो इन मोनेस्ट्रीज के बारे में आपको यहाँ से पता चलता है कि कौन सी मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है। हिमाचल की मोनेस्ट्रीज तो आपको याद होंगी ही होंगी, क्योंकि हिमाचल जीके में हम उन मोनेस्ट्रीज को बहुत बार पढ़ते रहते हैं। तो मोनेस्ट्री भी यहाँ से क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो बोलते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स कर जो है वो किस कंट्री को बोला जाता है। वो बोला जाता है फिनलैंड कंट्री को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। फिनलैंड कंट्री को बोलते हैं। चलो ठीक है कि फिनलैंड कंट्री को बोला जाता है। हमारे पास ऐसे ही एपिथेट्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ को क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि लैंड ऑफ, ये तो आप 1000 लेक्स पढ़ रहे हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कर जो है वो किसको बोलते हैं, तो वो थाईलैंड को जो है वो बोला जाता है। थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट कर बोलते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को जो है वो बोला जाता है। अब जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो बोलते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। पीछे का रीज़न ये है कि जापान में बहुत सारे जो है वो नेचुरल डिजास्टर आते हैं। कई बार भूकंप आ जाता है, कई बार सुनामी आ जाती है, परंतु नेपाल उसके बाद भी जल्दी से राइज जो है वो कर जाता है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो बोल देते हैं। वैसे ही लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको बोलते हैं, वो भूटान को जो है वो बोला जाता है। हमारे पास जो है वो जैसे कि गिफ्ट ऑफ नाइल कर सिटी आती है, वो इजिप्ट को जो है वो बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नाइल, ये इजिप्ट को जो है वो बोला जाता है। सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको बोलते हैं, वो रोम को जो है वो बोलते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स। और हमारे पास डार्क कॉन्टिनेंट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब अफ्रीका की बात की थी, वो डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को जो है वो बोलते हैं। फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को जो है वो बोला जाता है। इंडिया में हम बात करें तो स्पाइसिस गार्डन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो वो केरल को जो है वो बोला जाता है। सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, वो क्यूबा को जो है वो बोलते हैं। क्यूबा को सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड जो है वो बोलते हैं। क्या, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको याद रह जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बनता है एग्जाम में। यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है कि क्वेश्चन कभी गलत हो जाए। हाँ, एक सिटी रह गई, उसको सिटी ऑफ 7 हिल्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखूँ सिटी ऑफ 7 हिल्स कर ये किसको बोलते हैं, ये रोम सिटी को जो है वो सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू पीएम विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा गया है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में बोलते हैं कि इट वॉज लॉन्च्ड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 सितंबर 2023, कि ये प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी। दूसरे में बोलते हैं इट इज अ सेंट्रल सेक्टर
स्कीम की ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है। तीसरे में बोलते हैं द न्यू स्कीम इंटेंड्स टू प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड होलिस्टिक सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिशन की ये जो नई स्कीम चलाई गई है, इसका जो टारगेट रखा गया है, इसका जो एम रखा गया है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको सपोर्ट कराना है, इसका टारगेट रखा गया है। उसके आगे बोलते हैं द स्कीम इंटेंड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी, स्केल एंड रीच ऑफ आर्टिशियन प्रोडक्ट की जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी रीच मार्केट तक इजीली हो सके, ये इस परियोजना का जो है वो एक इरादा है, इंटेंट जो है वो इसका रखा गया है। तो हम बात करते हैं कि नॉट करेक्ट कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे पास पहला ही कथन सही नहीं दिया गया है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट, नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया था भाई, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो लॉन्च किया गया था। और लॉन्च करने की जो डेट रखी गई थी वो 17 सितंबर 2023 थी। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्पेसिफिक रूप से डेट ही पूछ ली जाती है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो 17 सितंबर 2023 आपने ध्यान रखना है कि जब इसको लॉन्च किया गया था। चलो ठीक है, 17 सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। बाकी की स्टेटमेंट्स सही हैं। सेंटर सेक्टर की ये स्कीम है, आर्टिस्ट को इसकी सहायता देना ये इसका मेन काम है, और क्वालिटी, स्केल और रीच आर्टिशियन की जो प्रोडक्ट की है वो मार्केट तक पहुंच सके अच्छे से, वो भी इसका टारगेट रखा गया है। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है, बाकी पहली स्टेटमेंट गलत थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन जून 10 कि विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जून को मनाया जाता है। दूसरे में बोलते हैं वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8 कि वर्ल्ड ओशियन डे जून 8 को जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर बताया है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो मनाया जाता है। अब क्या ये जून महीने की 10 तारीख को जो है वो मनाया जाता है या फिर किसी और तारीख को जो है ये मनाया जाता है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं बायोफ्यूल डे की तो ये मनाया तो जाता है, सही बात है कि 10 तारीख को मनाया जाता है, परंतु जून की 10 तारीख को नहीं, ये अगस्त की 10 तारीख को मनाया जाता है। अगस्त महीने की 10 तारीख को इसको मनाते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि वर्ल्ड ओशियन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन जून 8। वर्ल्ड ओशियन डे प्रत्येक वर्ष जून महीने की 8 तारीख को मनाते हैं, ये स्टेटमेंट हमारे पास सही दी गई है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट दी गई है, ये स्टेटमेंट गलत दी गई है। हम इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। अभी मई महीना चला हुआ है, तो 1 मई को ही जो है वो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। उसके बाद 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। उसके बाद 8 मई को जो है वो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 17 मई को जो है वो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है और 21 मई को एंटी टेररिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। ये डे तो आपने ध्यान रखने ही रखने। आपने ध्यान रखना है कि 22 मई को जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे भी मनाते हैं। इसको इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे बोलते हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने इसका क्विज पोस्ट किया था और इसकी थीम भी बताई थी। इसकी थीम थी हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। उसी तरह नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। जब मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था टेलीग्राम पर तो सिर्फ 27% एस्पिरेंट्स के द्वारा सही आंसर दिया गया था। और वर्ल्ड फुटबॉल डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फुटबॉल डे भी 1 मई महीने में मनाया जाता है और ये मई महीने की 25 तारीख को जो है वो मनाया जाता है। 25 मई को जो है वो ये वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाते हैं और सिर्फ 17% लोगों के द्वारा, 17% एस्पिरेंट्स के द्वारा ये सही आंसर टिक किया गया था। तो ध्यान रखें कि फुटबॉल डे भी इंपॉर्टेंट है और 25 मई को जो है ये मनाया जाता है। 25 मई को ये मनाते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं वो टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम हम आपके साथ पोस्ट करते रहते हैं ताकि वहां से आपको हेल्प जो है वो मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हाट इज कैपिटल ऑफ लाओस। तो लाओस की राजधानी यहाँ पर पूछी गई है कि लाओस की राजधानी जो है वो क्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको कमेंट कर कर अपना आंसर बताना है। इससे पिछला जो हमारा इस सीरीज का एडिशन था उसमें ये क्वेश्चन डिटेल से मैंने आपको बताया था। अभी आप जल्दी से कमेंट कर कर अपना आंसर बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको कंटिन्यूसली हेल्प मिलती रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।